चलिए, तो ट्रांसलेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ट्रांसलेशन का सिंपली मीनिंग क्या होता है? mRNA into प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस करना, राइट। सो शिवानी आई है क्लास में? नहीं? ओके। सो पहले होमवर्क लिख लो, होमवर्क काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क बहुत जरूरी है। होमवर्क करोगे तो कल जो मैं आपको कराऊंगी ट्रांसलेशन का बचा हुआ पार्ट, वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। और ये सेल वाले पार्ट से कंबाइन है, 11 का जो सेल चैप्टर है ना, उससे कंबाइन है। तो तो दो टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं, 70 से 80। उनका स्ट्रक्चर, वो किससे बने हैं और उनका कंपैरिजन लिख के आना है। एक तो ये होमवर्क है। दूसरा, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आना है लेबल के साथ। तो लिखना नहीं है सेकंड वाले में, सिर्फ आपको ड्रॉ करना है लेबल के साथ। लेबलिंग आपको जरूर करनी है, थ्योरी नहीं लिखनी। तो आपको किसका जो स्ट्रक्चर? फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें राइबोसोम का दोनों का डिफरेंस लिखना, डिफरेंस में क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो भी बता दो एक बार, तो वही बता क्लैरिटी दी हो तो बचा जाएगी। गया। नो, जैसे उनकी डेफिनेशन की स्ट्रक्चर किससे बनी है, यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं ना, मतलब हाँ, इसमें। किस में मिलते हैं, किससे बने हैं, क्या करते हैं, किन यूनिट से मिलके बनते हैं। होमवर्क मैम, होमवर्क आपको क्लास में दिखाना कि आपको क्लास में, मैसेज करना? क्लास में, ओके मैम। क्लास में। यस। और डीआरएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आना है लेबल के साथ। 2D कैसा है मैं आपको भी दिखाऊंगी, अभी मैं आप डीआरएनए पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। चलो, तो याद है ना क्लास में क्या बोलना होता है हमें? यो यो। तो बिफोर वी मूव ऑन, आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, ध्यान से करना चैट में। देखो, स्प्लाइसोसोम आर नॉट फाउंड इन द सेल्स। अब प्रॉब्लम क्या है ना तुम बच्चों की, कि तुमने क्वेश्चन लगा रखे हैं पीवाईक्यू और तुमको रटे हुए आंसर, लेकिन तुम्हें सॉल्व करने नहीं आते। तो ये सबसे बुरा होता है किसी भी एंट्रेंस प्रिपरेशन वाले बच्चे के साथ, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी एज में हो। अगर उसको ये नहीं पता ना आंसर सही कैसे आया है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और उसको खुद भी पता नहीं चलता कभी, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। तो स्प्लाइसोसोम बनते कौन से प्रोसेस में है हर्ष? इन ट्रांसक्रिप्शन में बनते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में बनते हैं, यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन में बनते हैं। और कोई? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन मतलब। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद। बहुत फर्क है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन के बाद में भाई। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है ये। और ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन आपको सिर्फ किन में देखने को मिलती है? यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये आपका ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से थोड़ा मिक्स होके क्वेश्चन आया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें तो 5 किंगडम्स थे। पहला किंगडम कौन सा था? मोनेरा। मोनेरा, प्रोटिस्टा। फंजाई, फंजाई, प्लांट, प्लांटे एंड एनिमेलिया। एनिमिलिया। प्लांटे एनिमेलिया। मोनीरा के सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। जो आपको याद रखना है वो ये कि प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक सबके सब बने किससे है? यूक्रियोटिक सेल से। सिर्फ मोनीरा है जो प्रोक्रियोटिक सेल से मिला है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्प्लाइसोसोम आर नॉट फाउंड इन द सेल्स। तो किनके सेल में स्प्लाइसोसोम नहीं बनेंगे? जो प्रोक्रियोटिक सेल है उनके सेल में कभी स्प्लाइसोसोम नहीं बनेंगे, क्योंकि उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती है। तो फंजाई में तो बनेंगे, है ना, ये नहीं हो सकता। एनिमल में भी बनेंगे, प्लांट में भी बनेंगे, क्योंकि यूक्रियोटिक सेल है। सिर्फ बैक्टीरिया है जो प्रोक्रियोटिक सेल है, तो इसमें नहीं बनेंगे। आंसर वुड बी सी। क्लियर? यस यो यो मैम। डू दिस यो वन, डू दिस वन। यो मैम। ये तो इजी है, पूछा नहीं मैंने। तो मैंने आपको सारे कोडोन में सिर्फ बोला था 4 कोडोन याद रखने हैं। एक तो स्टार्ट कोडोन क्या होता है, और एक आपको याद रखना था स्टॉप कोडोन क्या होता है। और मैंने कहा था क्वेश्चन इसी से आता है, और क्वेश्चन नीचे दिया भी हुआ है। स्टॉप कोडोन की सीक्वेंस क्या होती है, कौन बताएगा? सीक्वेंस मतलब वो 3 बताने हाँ जो आपने हाँ, बताए थे। ट्रिपलेट्स। हाँ हरीश। मैं बताऊं मैम? हाँ बता बेटा, बोल बोल। UAA, UAA, UAG, UGA। UAG, UGA। क्या नाम है तुम्हारा?
हरीश। गुड हरीश, वेरी गुड। तो ये स्टॉप कोडोन है, देख एग्जांपल में उन्होंने दिए हैं, उनको पता है फेमस कोडोन कौन से है, इसलिए वो कंफ्यूज करते हैं, लेकिन पूछा क्या है, स्टार्ट कोडोन, जिसे इनिशिएटर कोड भी कहते हैं, दैट इज ओनली AUG। सो आंसर वुड बी सी। सी। सारे याद करने थे ना, 4 से क्वेश्चन आया है, ऐसे ही आता है, ठीक है जी। चलो मूविंग ऑन। तो ट्रांसलेशन क्या है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ mRNA। मतलब जो बावला mRNA हम कब से बना रहे हैं, mRNA चाहे वो प्रोकैरियोट्स में बना है चाहे यूकैरियोट्स में करा है, फर्क नहीं पड़ता, mRNA बना है। mRNA से जो आगे प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, राइट। तो रेज योर हैंड जो मुझे बताएगा ए और बी में मैं क्या लिखूं। मनीषा, ए में क्या लिखूं बेटा? मैम 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, और बी में मैम 5 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। बेटा लोकेशन पूछ रहा है वो, किसका 3 प्राइम एंड, क्या 5 प्राइम, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आरुषि, मैम ए में साइटोप्लाज्म और बी और में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। सही है इसका आंसर? यस यो मैम। नो मैम, साइटोप्लाज्म में ही होता है दोनों में। दोनों में साइटोप्लाज्म में होता है। अगर आपको चार्ट याद हो तो मैंने आपको चार्ट बनाया था जहाँ पे मैंने आपको लिखा था प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और इन दोनों के बीच में लिखवाया था मैंने रेप्लिकेशन कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन और ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज द ओनली प्रोसेस जो यूकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म में होता था और प्रोकैरियोट में भी, ठीक है। सो आंसर वुड बी यो दोनों का मैम। साइटोप्लाज्म। रेज योर हैंड जो इसको लेबल करने में मदद करेगा मेरी। अनामिका, अनामिका सुन रहे हो, करोगे? यस फोर्स नहीं है, जो करना चाहता करे यार, मैं फोर्स नहीं कर रही, मैं परेशान हो गई हूँ अनरिस्पॉन्सिवनेस से, तो फोर्स नहीं करूंगी, करना है तो बता। करे लेबल? नहीं? ओके मनीषा, यू वांट टू लेबल? यस मैम तो ये बेटा सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो डेफिनेटली ये यूकैरियोटिक सेल है क्योंकि न्यूक्लियस है। सो अब न्यूक्लियस के ma'am. अंदर देख ये डीएनए है और डीएनए से डीएनए बन रहे हैं, तो ये ए वाले प्रोसेस को क्या बोलूंगी? मैम रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन, पूरा बोलियो, ठीक है। डीएनए की रेप्लिकेशन है। बेटा बी वाले में डीएनए से एचएनआरएनए बन रहा है, तो बी क्या होगा? मैम ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, क्रिप्शन। हाँ, सी को अंडरलाइन कर ले। अब एचएनआरएनए से मैच्योर एमआरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए, तो ये प्रोसेस क्या होगा? मॉडिफिकेशन पूरा क्या कहते हैं, किसके बाद ये मॉडिफिकेशन आई है, किस प्रोसेस के बाद? देख के बता स्क्रीन पे। ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हाँ, पोस्ट, बाद में, किसके? ट्रांसक्रिप्शन। क्या हुआ है? मॉडिफिकेशन, ठीक है, अब याद रहेगा। मैम और एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकला, साइटोप्लाज्म में आया और उससे प्रोटीन की चेंज बनी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? मैम ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन, राइट। गुड, गुड जॉब, याद रहेगा। गुड, लोअर योर हैंड्स। चलो, अब जैसे ट्रांसक्रिप्शन में कुछ चीजें चाहिए थी एमआरएनए बनाने के लिए, वैसे ट्रांसलेशन में कुछ चीजें चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। तो प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस चाहिए ना, जिसको पढ़ के प्रोटीन बनेगा, तो सीक्वेंस को हम क्या बुलाते हैं जिसे पढ़ के प्रोटीन बनेगा? मैम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नहीं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए के वो फ्रेगमेंट को बुलाते हैं जिसे देखकर एमआरएनए बनता है। mRNA। हाँ, प्रोटीन बनाने के लिए तुझे सिर्फ एमआरएनए चाहिए, राइट। तो एमआरएनए की यहाँ जरूरत होगी। अब वो कौन से ऑर्गेनेल होते हैं जो प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है सेल की? राइबोसोम्स। राइबोसोम चाहिए हमें। इसके अलावा हमें चाहिए एक टीआरएनए भी, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए की हमें जरूरत पड़ेगी, क्यों अभी देखेंगे। और हमें एक एंजाइम चाहिए, अमाइनो एसिड ट्रांसफेरेज सिंथेटेज। यहाँ पे मैंने लिखा ना एज, तो ये एंजाइम की बात हो रही है, ए ऐसे, ये एंजाइम भी हमें चाहिए। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होने वाला है तो हमें एनर्जी तो लगेगी, तो एटीपी भी चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिसके बाद 3 फॉस्फेट है। और हमें प्रोटीन की चेन होते हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर नोन एज अमीनो एसिड अमाइनो एसिड। हमें डिफरेंट अमीनो एसिड चाहिए।
तो ये चीजें हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी, इसे एक बार लिखो अभी कॉपी में, हमें आगे पढ़ने के लिए भी इनकी जरूरत पड़ेगी। Give me 1 minute, हाँ। बहुत ज्यादा एक मिनट रुक। कैसे सही? हाँ जी, ओके आगे चलूं। Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. बहुत गर्मी है तो थोड़ा सेटअप करना था। नेक्स्ट। सो देखो कुछ एनसीईआरटी का फंडा जो एनसीईआरटी में लिखा है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे होता है ना, सुना कुछ एक्टर का पहले कुछ और नाम होता है फिर बाद में बदल लेते हैं, है ना? Yo-yo ma'am. यो मैम। कियारा एडवाणी का ये पहले का नाम था आलिया, उसने बदल लिया था। वैसे ही टीआरएनए का जब पुराना नाम कुछ और था, तो टीआरएनए का ओल्ड नेम क्या था? ओल्ड नेम था उसका सोल्यूबल आरएनए। पूछ सकते हैं आपसे सोल्यूबल आरएनए किसका नाम है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। लिखना भी है। बेटा एनसीईआरटी में लिखा है, लिखना है तो लिख ले, नहीं तो वहां पे अंडरलाइन कर लियो जब पढ़ेगी। अगर पढ़ती है साथ साथ तो मत लिख, वहीं पे मिल जाएगा। नहीं पढ़ती है तो लिख ले। अब टीआरएनए को हम बुलाते हैं, अब हम इसको सिंपली टीआरएनए बुलाते हैं, सोल्यूबल आरएनए बुलाते हैं। तो टीआरएनए की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। Ribonucleic acid. राइट, दिस इज द नेम। ठीक है जी। अब इसकी खास बात क्या है? दिस इज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल। अडेप्टर मॉलिक्यूल इज बेसिकली समथिंग व्हिच हैज मोर देन वन फंक्शन काइंड ऑफ। तो इसके दो काम है, ठीक है, इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं। तो ये क्या करता है? टीआरएनए इज जस्ट लाइक यू। तो तुम्हारे कितने हाथ हैं? दो ही दो. है। हम दो. ठीक है, अब कोई एक्सेप्शन है तो मैं उसका एग्जांपल नहीं ले सकती, तो मुझे ले लो कि मेरे दो हाथ हैं अभी, ठीक है, तो दो हाथ है तो मैं दो काम कर सकती हूँ उन दोनों हाथों से, ठीक है। वैसे ही टीआरएनए भी दो काम कर सकता है। एक वो क्या करता है, एक वो करता है एमआरएनए को रीड करता है, क्योंकि देखो कौन सा अमीनो एसिड लगाना है, किस अमीनो एसिड के पीछे कौन सा लगाना है, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ एमआरएनए के पास है। प्लीज माइक बंद कर लो, ऐसे हो रही है डिस्टर्बेंस। ठीक है, धन्यवाद। सो ये क्या करता है? ये करता है एमआरएनए को रीड। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, ये मेरे पास छोटा सा स्ट्रैंड है एमआरएनए का, और यहाँ लिखा है एयूजी, तो टीआरएनए आएगा ऐसे और इसको पढ़ लेगा, क्योंकि अच्छा यहाँ एयूजी लिखा है, ठीक है, तो एयूजी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा अमीनो एसिड आना चाहिए? मिथोनिन। मिथ्योनिन। तो एक काम ये रीडिंग का करता है और दूसरा काम क्या करता है? ये अमीनो एसिड को अटैच करता है अपने दूसरे एंड से, ठीक है। तो यहाँ पे वो मिथ्योनिन को अटैच कर लेगा अकॉर्डिंग टू द जो भी कोड एमआरएनए के ऊपर लिखा हुआ है। ये बात समझ आई? यो मैम। ये दो फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम सेकंड फंक्शन रिपीट कर दोगे? कि वो जैसे उसने पढ़ा ना एयूजी की सीक्वेंस है, तो बिल्कुल उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड को लेकर आता है अपने पास, तो अमीनो एसिड को पकड़ता है, वो उसका दूसरा काम है। मैम ये एमआरए रीड के आगे क्या, एमआरएनए रीड के आगे क्या लिखा है? मैंने कुछ नहीं लिखा है। मैम है वहां पे टी के ऊपर। ये डायग्राम, ये Yo-yo ma'am. इसे लिखने में अगले पेज पे बता देती हूँ, तुम्हें समझ नहीं आया इसका मतलब। और मैम यहाँ पे हमेशा मिथाइलिन ही आएगा? नहीं, जो भी सीक्वेंस होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा।
मिथ्योनिन है वो, मिथाइलिन नहीं है। तो वो जो हमने चार्ट बनाया था ना जिसमें 61 कोडोन्स लिखे थे, जो कोडोन होगा उसके हिसाब यस से अमीनो मैम, एसिड आएगा। यस ये मैम। चलो आगे चलते हैं। सो अ अडेप्टर मॉलिक्यूल दैट वुड, हाँ क्या रहता है, हो गया, बस थोड़ा लिख ले लिख ले। ओके, सो अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या है? अडेप्टर मॉलिक्यूल वो है जो एक हाथ पे तो रीड करता है कोड ऑन एमआरएनए को रीड करता है, और दूसरी तरफ अपने आप से स्पेसिफिक अमीनो एसिड को अटैच कराता है। ठीक है, तो ये है टीआरएनए का फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये इसका मेन काम है। ओके जी, अब समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीट में क्वेश्चन आया था कि टीआरएनए का 3D स्ट्रक्चर कौन सा है, इन्वर्टेड एल वाला या क्लॉवर लीफ वाला। ठीक है, तो क्लॉवर लीफ वाला कौन सा होता है, बेसिकली जैसे लहसुन का जो एक छोटा सा लीफ होता है ना, वैसे सी शेप दिखाई देती है, हम इतना एक्यूरेट बना नहीं पाते, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना टीआरएनए का, वो होता है 2D फिगर। तो हम प्रोसेस में जो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना उसमें 2D स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन 3D स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने बना रखा है, वो है इन्वर्टेड एल, मतलब एल को उल्टा करके लिख देना है ऐसा। ठीक है, तो दो पिक्चर है आपके पास टीआरएनए की जो आपको पता होनी चाहिए, नीट ने ये पूछा हुआ है लिटरली, किसी ने ध्यान नहीं दिया था तो बी केयरफुल। नाउ पिक्चर देख लेते हैं, तो मुझे बताओ कौन बताएगा ए और बी में से 2D पिक्चर कौन सी है और 3D कौन सी है? हर्ष। मैम ए वाली 2D है, और बी वाली? मैम बी वाली 3D लग रही है। सही बोल ये रही है? वाली तो मैम मैम बी मैम वाली दोनों 2D 2D लग है। रही है और ए वाली 3D लग रही है। ठीक है, इन्वर्टेड एल है ना, उल्टा एल है ना? ओ कुछ ऐसे बनाइए, और ये वाला कुछ ऐसे से बना, अभी चेक करना यस मैम यो यो उसका मैम। तुक्का सही है। मैम ए 2D आ रहा है और बी 3D आ रहा है ना? तो आपका होमवर्क में क्वेश्चन क्या था, आपको होमवर्क में ये पिक्चर बनानी है, इस प्रेजेंटेशन से नहीं क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं दिया हुआ, आपको ये पिक्चर बनानी है, प्रॉपरली लेबल करना है कि क्या होता है, ये इनवेरिएबल रीजन क्या है, टी आर्म क्या है, एंटीकोडोन्स क्या है। ठीक है, ये बना के आना एक पेपर पे, ये बहुत काम आएगा आपके अगर बना लोगे तो। ओके, यस मैम यो यो मैम। अब देखो मैम इस पिक्चर में जो देखने वाली चीज है ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता देती हूँ। मैंने बोला टीआरएनए के दो काम है, एक है उसका काम एमआरएनए को रीड करना, यही था ना, यो मैम। तो यो मैम और एक है उसका काम अटैच अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड। दिक्कत ये है कि मैं ये वाली पिक्चर देखूंगी 2D, और मैं इससे जाना चाहती हूँ कि कहाँ पर अमीनो एसिड लगे और कहाँ पर उसने रीडिंग करी। तो देखो ये टीआरएनए बनता कैसे है, ये एक छोटी सी सीक्वेंस है। ठीक है, छोटी सी सीक्वेंस बनी ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसक्रिप्शन से बनी तो नॉर्मली ऑब्वियसली एक तरफ 5 प्राइम एंड एक तरफ 3 प्राइम एंड, कुछ भी बना लो। फिर ये फोल्ड हुआ, तो जब ये फोल्ड हुआ ना, तो जैसे भी तुम फोल्डिंग करा लो इसकी, एक एंड इसका अभी भी 5 प्राइम रहेगा, एक एंड अभी भी इसका 3 प्राइम रहेगा। ठीक है, तो टीआरएनए ऐसा ही है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 प्राइम एंड दिख रहा है, एक तरफ 3 प्राइम, इधर देखो 5 प्राइम एंड है, एक तरफ 3 प्राइम, राइट? तो ये कुछ इसी तरीके की सीक्वेंस है, राइट? अब वो पूछेंगे आपसे कहाँ पर क्या अटैच हो रहा है, तो देखो जो 3 प्राइम एंड है वहां पे आपको 3 कोड दिख रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस के, यस मैम ये वो साइड है जहां पर आके स्पेसिफिक अमीनो एसिड लगेगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड कौन सी आर्म पे अटैच होता है? 3 प्राइम 3 प्राइम एंड 3 प्राइम। अब ये पिक्चर एनसीईआरटी में दे रखी है, देखना कौन से पेज नंबर पे दिए। 98। 140 किसी में 114 और एक में 98 है। देखो इस पिक्चर में देख लो, तो मुझे बताओ ये जो SCR है, दिस इज एन अमीनो एसिड, कौन सी एंड पे अटैच है? मैम 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड तो वहां पे एनसीईआरटी में इसे अंडरलाइन कर लो 3 प्राइम को, ये क्वेश्चन आएगा आपको। तो मेरे को ये वाला काम तो मिल गया, कहाँ अटैच है। अब ये पढ़ ले कि एमआरएनए रीड कहाँ से करा, यो मैम
ये यहाँ से मैम वो पकड़ रहा है तो ये नीचे से वो रीड करेगा। तो देखो रीड किसको करना है उसने, mRNA एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर क्या लिखे होते हैं, कोडॉन कोडॉन्स होते हैं, राइट। तो अगर कोडॉन्स में एक कोड है AUG, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब वो नाइट्रोजनस बेस जो बॉन्ड बनाएगा उसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंड कहते हैं ना। तो मैं इसको कह सकती हूँ अगर एक तरफ मेरे कोडॉन लिखे हैं तो दूसरा वाला एंटी कोडॉन बोल दूं। तो ये देखो एंटी कोडॉन में ये तीनों हाइलाइटेड है ना, एंटी कोडॉन में ये तीनों हाइलाइटेड है। तो ये रहे एंटी कोडॉन, यानी कि AUG के ऑपोजिट क्या सीक्वेंस होगी यहाँ पे, UAC। ठीक है, ऊपर भी UAC ही की सीक्वेंस होगी यहाँ पर भी, तभी तो अमीनो एसिड स्पेसिफिकली आएगा ना मिथेनिन। तो UAC की सीक्वेंस क्या होगी, एंटीकोडोन होगा। तो वो mRNA को रीड कैसे करता है, थ्रू एंटीकोडोन आर्म। इस पूरी आर्म को एंटीकोडोन आर्म कहते हैं, ठीक है। और वो अमीनो एसिड को कैसे अटैच करता है, थ्रू 3 प्राइम एंड। क्लियर। ये 2 क्वेश्चन है जो सिर्फ इस पिक्चर में बनते हैं। ये बात समझ आई, इसे ऐसे ही बना लो, रफ सा बना लो। एंटी कोडॉन फिर से बताना। ये mRNA ना, mRNA के ऊपर कोड है, लेट्स से UGG, ठीक है। ये इसके ऊपर इसके कोडोन है। कोडोन को पहचानना है, टीआरएनए के पास आंखें तो नहीं है ना, वो कैसे पहचानेगा, वो नाइट्रोजनस बेसिस के साथ पेयरिंग करके पहचान सकता है। अगर उसकी इसके साथ पेयरिंग हो गई मतलब टीआरएनए वहीं चिपक जाएगा, उसको चिपकना ही तो है एमआरएनए के ऊपर। तो चिपकने के लिए उसको कौन से नाइट्रोजनस बेसिस चाहिए होंगे, यहाँ पर ए क्या चाहिए होगा, ACC। जैसे ही उसके पास ACC होगा वहां पे वो चिपक जाएगा। अब ये ACC नाइट्रोजनस बेसेस कहाँ पर पड़े होंगे, हर टीआरएनए के पास ना एक सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, अगर मैं इसको कोडोन बोल रही हूँ हरीश, तो इसको हम हर्ष इसे हम बोलते हैं एंटीकोडोन। तो एंटीकोडोन वो सीक्वेंस है जो कोडोन के साथ बॉन्ड बनाएगी। हर टीआरएनए के पास अपना एंटीकोडोन है, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड बनाएगी और ऊपर भी ऑपोजिट सीक्वेंस पड़ी होगी UGG फॉर ACC। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड आ जाए आके लग जाएगा, समझ आया। तो ऐसे टीआरएनए को पता चलता है कि उसको कौन सा अमीनो एसिड पकड़ना है और कहाँ पे क्या रीड करना है, तो वो रीड करता है इस तरीके से। तो ये जो जिस नाइट्रोजनस बेसिस से उसने रीड करा ना, उस आर्म को हम एंटीकोडोन आर्म कहते हैं और उस सीक्वेंस को हम एंटीकोडोन कहते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट अभी तक नहीं? स्ट्रक्चर एक बार दोबारा समझा मैम दो। वो पेज में आया जिसमें आपने वो डायग्राम बनाया था टीआरएनए का, ये वाला इससे वाला, ये वाला अब ये वाला यस। ले लो। डन। चलो अब देखो सिचुएशन क्या है। ट्रांसलेशन यूक्रियोटिक सेल में, प्रोक्रियोटिक सेल में, जिस मर्जी सेल में हो कहाँ रहा है, हम साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में है। तो साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में होने के लिए हमें क्या क्या सिचुएशन है जिस पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में आपको बहुत सारे अमीनो एसिड वेले घूमते हुए दिखेंगे। तो ये सब बेटा माइक बंद कर ले, मम्मी जिसको भी डांट रही है मैं सुन रहा है। तो साइटोप्लाज्म में आपको क्या दिख रहा है, अमीनो एसिड वेले घूमते हुए दिख रहे हैं। दीपिका माइक बंद कर ले। राइट, वेले घूम रहे हैं। तो इट्स लाइक आप लोग नए नए स्कूल में गए हो और आप सब अभी अभी सबका फर्स्ट डे है और किसी का कोई दोस्त नहीं है, ऐसे किसी स्कूल में चले गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब दूसरी तरफ टीआरएनए जो है वो भी अकेला घूम रहा है। तो टीआरएनए भी समझ लो
तुम्हारी क्लास के हैं बच्चे, थोड़े अलग नेचर के, ठीक है, सब घूम रहे हैं लेकिन आपस में दोस्ती नहीं कर रहे। तुमको देख कर थोड़ी पता चल रहा है 12th ग्रेड का बच्चा है, तुम्हें लग रहा है पता नहीं कौन सी ग्रेड का है। तो जनरली ऐसे कोई किसी से बात तो करता नहीं है, तो साइटोप्लाज्म में सब कुछ ऐसे ही घूम रहा है। तो जब तुम स्कूल में जाओ और तुम्हारी किसी से बातचीत नहीं हो, तो मुझे बताओ कब बातचीत होनी स्टार्ट होगी, क्या लगता है? ग्राउंड में हो सब, कोई बातचीत नहीं, अब क्या करना पड़ेगा? मैम जब क्लास में जाएंगे तब वो जब क्लास में जाएंगे तो तुमको पता चल Notes जाएगा। बनाने के। हाँ, नोट्स बनाएगी क्लास वालों के साथ ना, 12th के साथ, 11th के साथ। तो जब क्लास में जाओगे तब तुमको पता चलेगा मेरी क्लास की बच्चा है या बच्ची है और मैं इसके साथ दोस्ती कर सकती हूँ, है ना। तो सबको क्लास में जाना पड़ेगा। तो क्लास में जाने के लिए किसी को तो बेल बजानी पड़ेगी ना कि पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जो क्लास में भेजते हैं बच्चों को, वो है हमारे पास एक एंजाइम और जिसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, पर इसका नाम बदल देते हैं। वो सिंथेटेज लिखा है यहाँ पे, स्पेलिंग ध्यान से पढ़ना नहीं तो 4 नंबर खा जाएगा ये, समझ आई? अब ये बताओ, तो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज को हम ऐसे कह लेते हैं, इसको भी हम स्टूडेंट कहते हैं, ये भी हमारे टीआरएनएज है, ठीक है। और हम अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज को लेट्स से क्लासरूम है हमारा, ठीक है, क्योंकि क्लासरूम में जाओगे तभी दोस्त बनोगे। अच्छा, क्लासरूम में तुम्हारे बैठने के लिए क्या होता है? बेंचेस। है ना। तो हमेशा 2 लोगों के बीच में दोस्ती करेगा ये एंजाइम, ठीक है। तो इसके पास 2 सीट्स होती है, ओके, एक सीट टीआरएनए को बिठाने के लिए और एक सीट अमीनो एसिड को बिठाने के लिए। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्लियर? यो मैम। ठीक है, तो ये इसकी है 2 सीट्स। चलो अब देखते हैं ये दोस्ती कैसे करा रहा है। इतना लिख लिया सबने? ऐसे लिख लो, यो ठीक है। सो व्हाट दे से इज द अमीनो एसिड्स आर वांडरिंग इन द साइटोप्लाज्म। अमीनो एसिड घूम रहे हैं, तुम घूम रहे हो, टीआरएनए भी इसी में घूम रहा है, तो बाकी के तुम घूम रहे हो। अब एक एंजाइम है, बेसिकली क्लास है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, वो आता है क्लास की तरफ, सबने देख लिया। अब देखो क्या होगा, आराम से टीआरएनए घूम रहा था और अमीनो एसिड घूम रहे थे, तो ये अमीनो एसिड्स है। तो अमीनो एसिड वैसे टीआरएनए की कौन सी साइड पे जाके बाइंड करेंगे, 3 प्राइम या 5 प्राइम? 3 प्राइम। ठीक है। और ये है हमारा अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम पेपर में फुल में लिखना। तो अब ये क्या करेगा, एक सीट पे टीआरएनए को बिठाएगा और एक सीट पे अमीनो एसिड को बिठाएगा, ठीक है। तो ध्यान से इधर देखो, जहां एरो कर रही हूँ उसे देखना। यहाँ पे इसने टीआरएनए को बिठा लिया, यहाँ पे इसने अमीनो एसिड को बिठा लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग बिठाएगा, उसको सीक्वेंस का आइडिया होता है, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाना, बस तुम इतना समझना कि यहाँ टीआरएनए को बिठाया और उसके बाद जो भी एंटीकोडोन है उसके बेसिस पे अमीनो एसिड को यहाँ बिठा लिया। अब इन दोनों में दोस्ती करानी है, तो 2 लोगों में चाहे वो एक ही क्लास में आ जाए, दोस्ती कब तक नहीं होगी? कब तक बात नहीं करेंगे। जब तक बात नहीं करेंगे, यस। तो जब बात करेंगे तो बात करने में एनर्जी लगती है। यो मैम। तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस एक मॉलिक्यूल एटीपी का लेगा और उसको एडीपी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल थे ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब होता है 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, उसमें से एक को ब्रेक करेगा और एनर्जी रिलीज होगी। और जो एनर्जी रिलीज होगी ना, उसकी मदद से अमीनो एसिड और टीआरएनए के बीच में बॉन्ड बना देगा, ठीक है। और क्या मॉलिक्यूल बाद में बच जाएगा एट द एंड? एडीपी। और एडीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट रह जाएंगे। समझ आया? ये प्रोसेस कैसा है? दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये क्वेश्चन बनेगा नीट का, और एक क्वेश्चन आपको सीधा मिलेगा नहीं बुक में, क्योंकि उन्होंने ऐसे लिखा नहीं है ना एक्टिव है, लेकिन एटीपी यूज हुआ है तो एक्टिव है, राइट। तो मुझे बताओ कि अगर ऐसा है तो टीआरएनए से अमीनो एसिड कौन से एंड पे कंबाइन होगा टीआरएनए के? 5 प्राइम। 5 प्राइम। क्वेश्चन रिपीट 3 प्राइम पे जाएगा, ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन क्या पूछा? हो गया बेटा, क्वेश्चन हो गया। यही पूछा था कि टीआरएनए पे अमीनो एसिड कौन सी साइड पे आके लगता है, ठीक है। 3 प्राइम एंड पे। अब देखो, सो अमीनो एसिड टीआरएनए एंजाइम होल्ड करता है दोनों को, अमीनो एसिड को और टीआरएनए को, और उनके बीच में बॉन्ड बना देता है। अब टीआरएनए अलग दिखता है। एक टीआरएनए कैसा दिखता है? टीआरएनए के साथ कौन अटैच दिखाई देता है आपको? अमाइनो देखो,
टीआरएनए में 3 प्राइम एंड यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं, किसी भी तरीके से डायग्राम ड्रॉ हो सकता है, बस याद रखना अमीनो एसिड 3 प्राइम एंड पे ही लगाना है, गलत मत कराना। तो अभी अलग दिखता है ना, अब इसमें एनर्जी आ जाती है, कहते हैं कि अब मैंने ना प्रोटीन बनाना है, तो इसलिए इस वाले टीआरएनए को हम नाम नया देते हैं, इसे हम बुलाते हैं चार्ज्ड डीआरएनए। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला चार्ज टीआरएनए क्या है, टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड। चार्ज टीआरएनए को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हुआ, दूसरा क्वेश्चन। amino acetyl tRNA synthase. Aminosyl tRNA synthesis. अमाइनो एसाइल है, एसिटाइल नहीं है, टीआरएनए सिंथेटेज, 2 बार टी आ रहा है सिर्फ, ठीक है, ध्यान से करना इसे, ये एंजाइम क्वेश्चन गलत कराता है। तो चार्ज टीआरएनए ये हुआ, और चार्ज टीआरएनए बनने के लिए इट्स एन एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस। Active process. इस पार्ट से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे ये बनते हैं, क्लियर। यो मैम Yeah. यो मैम लिख लो इसे इतना। लिख लो इसमें लगा। चलो, अब आपको मैंने एमआरएनए के बारे में एक बात नहीं बताई थी, उस बात के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। यूकैरियोट्स के केस में एमआरएनए पे एक टोपी लगी होती है, टोपी कौन से एंड की तरफ होती है एमआरएनए के, C prime end. क्यों, क्योंकि इसने बोला है। थ्री प्राइम एंड की तरफ होती है, डायग्राम देख के बताओ, कंफर्म है, मैं वही बना दूंगी। 5 मुझे प्राइम याद नहीं। UM. नो मैम मैम 5 प्राइम एंड की तरफ होती है। मैम 3 होता है पक्का. मैम 5 मैम 3 बताओ, तो ये तो 3 बोल रहे हैं और ये 5 बोल रहे हैं, ठीक है। अब दिख गई गलती, यो मैम ये दिख रहा है ना, 5 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड होता है, तो यहाँ से भी पढ़ा गलत पढ़ा है, और आई एम प्रीटी श्योर मैंने नहीं पढ़ा है भाई, 5 प्राइम एंड याद कराया था मुझे, ठीक है जी। ये सब हम 3 प्राइम एंड कब तब करते, जब हम पेरेंट स्ट्रैंड को रीड करते थे, तब पॉलीमरेज के टाइम पे 3 प्राइम एंड करते थे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में 5 प्राइम एंड से स्टार्ट की थी हमने कहानी, ठीक है। तो 5 प्राइम एंड की तरफ हम लोगों ने टोपी लगा दी, ऐसे किया था, और 3 प्राइम एंड की तरफ हम लोगों ने टेल लगा दी थी, ऐसे बनाते थे। और हम कहते थे बीच में सारा एक्सॉन है ना, एक्सॉन इज द सीक्वेंस जिसने आगे क्या बनाना है, उसने आगे चल के प्रोटीन बनाना है ना, यही हम बोलते थे। लेकिन आपको एक्चुअली एक बात नहीं पता कि कैप के पीछे एक सीक्वेंस होती है जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करती है। तो एक्सॉन में भी एक ऐसी सीक्वेंस है जो कुछ कोड नहीं करती है, पर वो एग्जिस्ट करती है। अब उसका क्या फंक्शन है, हायर क्लासेस में थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे। ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि कैप के पीछे एक सीक्वेंस है छोटी सी, देखो नाइट्रोजनस बेस ही है यहाँ पे, कुछ अलग से नहीं है, ATGC सॉरी AUGC ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी सीक्वेंस है टेल से पहले, ठीक है। बाकी के सारे क्या है, बाकी का सारा है हमारा अभी भी एक्सॉन। तो जो छोटी सी सीक्वेंस है जो कुछ भी कोड नहीं करेगी, छोटी सी सीक्वेंस जो कुछ भी कोड नहीं करी थी, इस सीक्वेंस को हम क्या बुलाते हैं, इस सीक्वेंस को हम बुलाते हैं UTRs, ठीक है। काफी सारे होते हैं, UTR है ये। तो UTR का मतलब होता है जो ट्रांसलेशन नहीं करते, अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। ये बात समझ आई, UTR किसे बोला, यो मैम यस मैम. मैम। अब ये बात यहाँ देख लेते हैं, कैप है, टेल है, और इनके पीछे UTR है, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ये क्या है, जो कोड फॉर नो प्रोटीन, कभी प्रोटीन नहीं बनाते। मैम 2 UTR होते हैं. हाँ बेटा, यहाँ 2 UTR है, वैसे बहुत सारे होंगे, ठीक है। यहाँ 2 UTR तो 2 UTR पे रहे अभी, ओके।
यूक्रियोट्स की बात हो रही है, अभी मैं यूक्रियोट की ट्रांसलेशन पढ़ा रही हूँ। प्रोक्रियोट में एक स्टाइन-डेल्गेनो सीक्वेंस आती है, तो वो अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। दिस इज कम्प्लीटली यूक्रियोटिक, क्लियर कर लो इसे। ये तो प्रीवियस ईयर अगर पीछे के लगाओगे ना, तो वहां पे स्टाइन-डेल्गेनो सीक्वेंस थोड़ा तंग कर देगी। पढ़ेंगे, वो भी छोटी सी बात है, कुछ खास नहीं है। क्लियर सबको? यो अलग से कुछ नहीं है यहाँ पे भी नाइट्रोजनस बेसिस ही है, यहाँ पर भी वही पढ़े होंगे, AUC, TCU, बस कोड कुछ नहीं कर रहे। अब एक्सॉन में बोल बोल, only prokaryotes में होंगे। यूक्रियोट्स में होंगे, यूक्रियोट्स। Okay. अब जो एक्सॉन है, एक्सॉन में सबसे पहला कोडोन कौन सा होगा? हॉग AUG, which is also known as स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन को हम इनिशिएटर कोडोन भी कह रहे हैं, राइट? यस मैम। यो मैम यूनिवर्सल है ये, हर किसी में होगा। आइए, तो मुझे बताओ, स्कूल में टिफिन लेके जाते हो? ठीक है, चलो उसके हिसाब से समझेंगे। तो मुझे बताओ, जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तो उसके कितने स्टेप थे? 3 स्टेप्स वैसे ट्रांसलेशन की भी 3 स्टेप है, तो मुझे बता सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन का फर्स्ट स्टेप क्या था? इनिशिएशन Initiation. तो ट्रांसलेशन का भी फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इनिशिएशन सेकंड स्टेप क्या था ट्रांसक्रिप्शन का? इलोंगेशन ट्रांसलेशन में क्या होगा? इलोंगेशन थर्ड स्टेप क्या था ट्रांसलेशन का? टर्मिनेशन इसका स्टेप भी टर्मिनेशन होगा। ठीक है जी, चलो एक काम तो इजी हो गया। अब मैं बात करती हूँ इनिशिएशन की। मैं पहले तुमको यहाँ समझाती हूँ इनिशिएशन, फिर मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, ठीक है? मतलब यहाँ पे ड्रॉ डायग्राम दिखाऊंगी। एनिमेशन में तब दिखाऊंगी जब तुम ट्रांसलेशन कल कंप्लीट कर लोगे, तो पढ़ के आना, ये तो समझ नहीं आएगी। और ट्रांसलेशन अगर समझ नहीं आई ना ट्यूशन में, तो कहीं समझ नहीं आएगी। ये फैक्ट है, स्कूल में तो आई थिंक हो ही चुकी होगी। तो अगर अभी भी नहीं आंसर आता, तो मतलब तुम्हें समझ नहीं आई। यहाँ भी समझ नहीं आई, फिर नहीं आएगी, फिर तुम जितने मर्जी लेक्चर ले लो। जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी खराब होती है ना, वो ठीक नहीं हो पाती, उसका फैक्ट है ये। मैंने तो आज तक किसी का नहीं होते हुए देखा, ठीक? तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, किसी का लेक्चर मिस हुआ है तो पीछे का लगा के इसको स्मूथ कर लो। अभी वीकेंड आ रहा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ठीक कर लो, नहीं तो ये नहीं ठीक होती। इतना मैंने आज तक स्टूडेंट्स को देखा है स्ट्रगल करते हुए। बाकी सबकी अपनी कहानी है ना। चलो, तो इनिशिएशन में क्या होगा? अब जब टिफिन लेके जाते हो, तो मम्मी टिफिन कैसे बनाती है? पहले बेस लेती है, फिर क्या करती है? उसमें ढक्कन लगा देती है, क्या करते हैं? यो ढक्कन लगाते हैं तो टिफिन लेते हैं, उनमें कुछ नहीं डालते, ढक्कन लगा देते हैं। धोखा हो रहा है, खाना डाल दें। खाना डालते हैं। इसकी मम्मी तो भैया धोखा कर रहे हैं लगता है, आंटी जी से पूछना पड़ेगा। तो ये रहा मेरे पास mRNA, इसी को देख के प्रोटीन बनना है ना। यो मैम mRNA पे इनिशिएशन सीक्वेंस लिख दी मैंने AUG। तो AUG पे सबसे पहले छोटू डब्बा आके लगेगा। तो छोटा सा डब्बा रख लेते हैं हम। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इनिशिएशन का? कि स्मॉल सब यूनिट अटैच। इस पे mRNA पे पहले स्मॉल सब यूनिट अटैच होती है, यानी कि छोटा डब्बा आ गया। अब डब्बे के अंदर क्या डलेगा? खाना। तो खाना है जो मेन चीज है यहाँ पे, ट्रांसलेशन की सबसे मेन चीज। टिफिन में सबसे मेन खाना ही होता है ना, टिफिन का कोई मर्जी कलर हो। तो ट्रांसलेशन में जो सबसे मेन है, दैट इज अ चार्ज टीआरएनए। टीआरएनए नहीं है, चार्ज टीआरएनए। तो अब कौन आएगा सेकंड स्टेप में? यही सीक्वेंस है, और सीक्वेंस पे क्वेश्चन आते हैं आजकल, बहुत लेंथी क्वेश्चन आते हैं नीट में, ये फंसाते हैं। चार्ज टीआरएनए आ गया, खाना रख दिया, अब क्या करेंगे? खा लेंगे डब्बा बंद करेंगे, बेवकूफ। घर स्कूल में जाके खाना है, ये नहीं खाना था। टिफिन तो किचन में बनता है ना, खाते स्कूल में। इसका मुश्किल है भाई, इसका मुश्किल है। तब हम डब्बा बंद कर देंगे, यानी कि लार्जर सब यूनिट आएगी किसकी? राइबोसोम। यार राइबोसोम चल रहे हैं यहाँ, पता है ना? यो मैम और यहाँ पे हमारा इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। समझ आया क्या हुआ? यो मैम। यो मैम ठीक है, इसी सीक्वेंस पे। हाँ बोलो।
बोल। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। कि सबसे पहले एमआरएनए के ऊपर देखकर प्रोटीन बनना है ना, तो एमआरएनए के ऊपर सबसे पहले, ये अगर एमआरएनए है तो सबसे पहले इसके पास स्मॉलर सब यूनिट आएगी इसको एक जगह पे होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पकड़ लिया इसने, स्मॉलर सब यूनिट ने। अब इसके ऊपर टीआरएनए आएगा, टीआरएनए भी सीक्वेंस पकड़ लिया, अमीनो एसिड के साथ आएगा, तो चार्ज टीआरएनए आएगा। अब ये सब कहीं ना भागे, और ये पूरी, क्योंकि राइबोसोम ना अकेले वर्क नहीं कर सकता एक यूनिट, उसको अपनी बड़ी यूनिट के साथ कंबाइन होना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे राइबोसोमल टीआरएनए पड़ा है यहाँ पे, अब इसके ऊपर बड़ी वाली सब यूनिट आ जाएगी राइबोसोम की। तो ये पूरा मॉलिक्यूल बन गया, और अब हम कहेंगे इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। तो पहले स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, फिर चार्ज टीआरएनए, फिर लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब हमारी ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, मतलब इलोंगेशन स्टार्ट होगी। समझ आई? मैम। तो देखो, ये एमआरएनए ए स्टेप है। ए स्टेप में क्या हुआ था? इनिशिएशन में फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? स्मॉल सब यूनिट स्मॉल सब आरएनए हाँ, अटैच। स्मॉल सब यूनिट ऑफ आरएनए अटैच, ये रही, ये अटैच होगी 5 प्राइम एंड की तरफ। फिर सेकंड स्टेप में चार्ज टीआरएनए आ गया, देखो यहाँ के लग गया। थर्ड स्टेप में लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आ गई। अब इसके अंदर कुछ नाम लिखे हैं, उसे समझते हैं। तो यहाँ से हमारा इनिशिएशन खत्म हो गया, ठीक है, एंड हो गया। अब जो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम होते हैं, इसके 3 दरवाजे होते हैं, ठीक है। लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, साथ बना लो तो बढ़िया रहेगा, और सुन लो, 3 दरवाजे हैं इसके, ठीक है। नाम कैसे हैं? एक दरवाजा है जहां से सब कुछ बाहर निकल जाएगा, उस दरवाजे को बोलते हैं अपन एग्जिट साइट, ठीक है। तो ये सारे 3 दरवाजे, तो ई फॉर एग्जिट साइट, जहां पे सब कुछ बाहर निकल जाएगा, और इसको ऐसे ही लिखना है, ऊपर नीचे मत कर देना। अब एक साइट होगी जहां पर हमेशा चार्ज टीआरएनए आएगा एक अमीनो एसिड के साथ। चार्ज टीआरएनए पे सिर्फ एक अमीनो एसिड लगाना है। तो जब भी कोई चार्ज टीआरएनए आता है लार्जर यूनिट में, जब भी कोई चार्ज टीआरएनए आएगा वो हमेशा ए पे आएगा, क्योंकि अगर एबीसीडी हम पढ़ते हैं, अल्फाबेट जब भी हम पढ़ते हैं तो ए से स्टार्ट होता है ना, ए से पहले तो कोई अल्फाबेट नहीं आता। तो याद रखना, चार्ज टीआरएनए ट्रांसलेशन का स्टार्ट होगा हमेशा ए से। ए पे हमेशा न्यू चार्ज टीआरएनए अराइव होगा। चार्ज टीआरएनए यहाँ आता है, फिर वो अलग वाली दरवाजे पे जाता है जहां पर ये चेन लंबी होती है। तो लंबी चेन होने का मतलब है एक अमीनो एसिड लगा हुआ है, उसके ऊपर दूसरा अमीनो एसिड लग रहा है, उसके ऊपर और अमीनो एसिड लग रहा है। तो तुम्हें पता है पी से मतलब होता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब है? मोनोमेरिक यूनिट मिलके बड़ी सी चेन बना देती है, जैसे ट्रेन की एक डब्बा मिलके, डब्बे मिलके पूरी ट्रेन बनाते हैं, वो पॉलीमराइजेशन है। तो पी से पॉलीमराइजेशन याद रखेंगे, और पी से हम लोग दरवाजा याद रखेंगे राइबोसोम का, जहाँ पे चेन लंबी होती है। ये बात समझ आई? यहाँ पे सारे अमीनो एसिड छोड़ के ना, जो टीआरएनए है वो अकेला हो जाता है, अनचार्ज हो जाता है। तो अनचार्ज टीआरएनए राइबोसोम में रह नहीं पाता और वो वहां से भाग जाता है। तो ये इसी सीक्वेंस में चल रहा है। हाँ बोलो बेटा। गुरमेल बोलो। तो मेरे को आज पता चला मेरी क्लास में कोई गुरमेल है। बोल बच्चे, नहीं बोल रहे, ठीक है जी। तो E स्टैंड फॉर एग्जिट साइड, P स्टैंड फॉर पेप्टिडाइल साइड, एंड A स्टैंड फॉर अमाइनो एसाइल साइड। तो ट्रांसलेशन समझाऊंगी ना कल, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इतना समझ में आ गया ना कि हुआ क्या, अमीनो एसिड लेकर आया, अगले दरवाजे में उसने चेन बनाई, और अगले दरवाजे से वो बाहर चला गया। पेप्टिडाइल साइट, ये लिखा है यार, ये देख, पेप्टिडाइल साइट, ठीक है। पूछो पूछो हरीश। मैम ये एक ही चार्ज टीआरएनए जो सब इस साइटों में घुमा हुआ है? नहीं, नया आता है पुराना आगे जाता है। हाँ, एक चार्ज टीआरएनए सबकी साइट में घूमेगा एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। जो मिथ्योनिन लेके आता है ना, वो कभी ए में नहीं जाता, वो पी और ई में ही जाता है। बाकी सारे 4 टीआरएनए तीनों में जाते हैं। ठीक, यो मैम। कल ट्रांसलेशन कराऊंगी ना तो दिखेगा तुझे अच्छे से, अभी समझ नहीं आएगा इतना। चलो लिख लिया सबने? चलो भाई सही है, लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस। दिख रहा है सबको प्रेजेंटेशन?
बेटा ट्राई क्वेश्चन नंबर 57, ध्यान से करना, और जो आंसर आएगा वो एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा, ठीक है? एक दूसरे का देखने से बात नहीं बनेगी। 57। इंग्लिश ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर हो जाएगा। मैंने कहा ना एक दूसरे को देखने से बात नहीं बनेगी। मैम खुद किया। खुद किया है? अच्छा ठीक है, खुद गलत किया है तो ठीक है। लो इसमें 30 सेकंड और लो, 3 क्वेश्चन सही कर दो। आइए, देखो भाई स्क्रीन दिख रही है सबको ना? ये जो सीक्वेंस है बड़ी करके लिख देती हूँ, ए जी, चलो ए जी जी, टी ए टी, सी जी कैट, ठीक है जी, ये हमारी सीक्वेंस है। बहुत बढ़िया, बड़े मजे आगे लिख के। दिस सीक्वेंस इज फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन। जीन बोले तो ये डीएनए, उसका एक सेगमेंट जिसने प्रोटीन बनाना है वो जीन है। तो सेगमेंट को खोल के लिखूं मैं तो एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड, एक होता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है? तो इन्होंने बोला कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है, लेट्स से कोडिंग ए, नॉन कोडिंग ए, ये कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है। व्हाट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ ए ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए? वो कह रहे हैं जो एमआरएनए बना, हम बनाते तो वैसे एमआरएनए यहीं से है, क्या बना देते हैं, ये बना मेरा एमआरएनए, ठीक है? एमआरएनए बीच में बना है। मेरे को तो पहले ये बता दो एमआरएनए किसको देख के बनता है, कोडिंग या नॉन कोडिंग? नॉन कोडिंग। कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्ट्रैंड मैम। कोडिंग स्ट्रैंड को देख के बनता है। मैम नॉन कोडिंग। मारो कहीं सिर मार लो, कोडिंग। यहाँ कर लो, मार लो, सिर मार लो। नॉन दो ऑप्शन कोडिंग। है, दो ऑप्शन मैम है, दोनों बोल दो, चुप हो जाओ सारे। टेम्पलेट को देख के बनता है, यो मैम। इसको हम नॉन कोडिंग भी कहते हैं यो मैम। और जिसको हम एंटी सेंस भी कहते हैं। नॉनसेंस स्ट्रैंड। यस, नॉनसेंस नहीं एंटी सेंस, नॉनसेंस बातें तुम सब कर रहे हो, ठीक है? तो ये है तीनों इसका नाम, ठीक है? तो नॉन कोडिंग को देखते हुए ये सीक्वेंस है कोडिंग की, नॉन कोडिंग की तो है नहीं। बोलो नीरज, तुम्हारा आंसर सही है वैसे, बोल। मैम टेम्पलेट को सेंस स्ट्रैंड ही बोलते हैं। नहीं बेटा, टेम्पलेट को एंटी सेंस बोलते हैं बेटा। कल क्लास में आई थी आई थी मैम। बेटा, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ये एरर हो गया था उसको ठीक कर लेना, करा नहीं था, देर से आई थी। यो मैम। ठीक कर ले इसे, चलो तेरी गलती नहीं, एनीवेज। तो अच्छा, गलती से सही कर दिया आंसर लड़की ने, बहुत बढ़िया। तो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस दे रखी है, वो पूछ रहे एमआरएनए की क्या हो गया यार, एमआरएनए इसको देख के बना है यार, नीचे वाले को देख के बना है। और अगर तुमको याद है थोड़ा सा भी, सो यू विल रिमेम्बर, जो एमआरएनए होता है उसकी खास बात क्या है कि एमआरएनए की सीक्वेंस ही जो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है उससे सेम होती है, इसलिए तो इसे कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि एमआरएनए से सीक्वेंस सेम होती है इसकी। कैसे सेम हुई तो खुद बना के देख लो। अगर ये मेरा डीएनए है और इन्होंने तुमको किसकी सीक्वेंस दे रखी है, कोडिंग की दे रखी है ना, मैं बना देती हूँ, ये मेरी कोडिंग स्ट्रैंड है पूरा का पूरा, ठीक है? तो डीएनए की सीक्वेंस इसको ऑपोजिट बनाना, जरा क्या लिखूं ए की जगह? डीएनए है, सीक्वेंस में क्या लिखूं ए की जगह? नीचे
मैम यू डी ए ही रहेगा। यू डीएनए है ना, डीएनए, तो डीएनए में मैम यू ए के साथ बॉन्ड कौन करता है? टी टी थायमिन। गुस्सा क्यों दिलाते हो यार? यही होगा सीक्वेंस, राइट? अब Yes, भाई ma'am. नीचे वाले को देखकर ही बना है यार, ठीक है? तो नीचे वाले को देखकर अगर ये भी ऑपोजिट बना है तो क्या फर्क होगा? सिर्फ क्योंकि ये जो स्ट्रैंड बन रहा है ये एमआरएनए है, तो फर्क सिर्फ इतना होगा, थायमिन की जगह यूरेसिल लिख देना है और कुछ नहीं करना है तुम्हें, समझ आई? तो बेसिकली ये जितनी भी कोड की सीक्वेंस है ना, कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है, यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड है ना, तो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस और एमआरएनए की सीक्वेंस सेम होती है, एक्सेप्ट थायमिन की जगह यूरेसिल करो। अब बताओ आंसर क्या होगा? अगर मैं थायमिन की जगह यूरेसिल करूं तो आंसर क्या निकलेगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। जी एजीजी सेम, थायमिन की जगह यूरेसिल, फिर ए सेम, फिर थायमिन की जगह यूरेसिल, फिर सीजी सेम, फिर थायमिन की जगह, अच्छा उसके बाद तो आएगा लास्ट में यूरेसिल, तो आंसर वुड बी ए। बात समझ आई? क्वेश्चन करना, तुमको पढ़ना यही था, कोडिंग स्ट्रैंड दिया या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड दिया है? नीट में सारे क्वेश्चन नीचे थोड़ी आएंगे, इस अकेले चैप्टर से 6 क्वेश्चन आते हैं कम से कम। 6 4 सर, 6 टाइम 4 इज 24 मार्क्स का पेपर, बहुत मैटर करता है। एमबीबीएस और बीडीएस का फर्क होता है इतने मार्क्स। Which of the following RNA should be the most abundant in animal cell? तो एनिमल सेल के अंदर आपको टीआरएनए मिलता है, एमआरएनए मिलता है, एमआईआरएनए क्या होता है पता है? No, ma'am. नो मैम। तुक्का, तुक्का मार लो, चलो नहीं पता तो। नो मैम। माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए। हाँ माइक्रो आरएनए, छोटे छोटे आरएनए होते हैं, थोड़े प्रोसेसेस में इंटरफेयर करते हैं, कोई ना, हम बायोटेक में तो इनको करेंगे। माइक्रो आरएनए होते हैं। एनीवेज आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा होता है क्योंकि राइबोसोम तो मिलेगा ही ना, तो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाने के काम आता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और एनिमल सेल के बाकी साइटोप्लाज्म में भी, राइट? सो मतलब ये न्यूक्लियस में बनते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म में होता है। कौन सा रीजन है जहाँ पे राइबोसोम बनते हैं वैसे? साइटोप्लाज्म। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल? आंसर इज डी, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है? कल राइबोसोम पढ़ के आना, तुम्हें आंसर खुद पता चल जाएगा जो तुमने गलत बोला, तो इसका आंसर डी है, ऑलराइट। डू 60, 1 मिनट है अभी, 60 करना, 60 एक लाइन में कराया था मैंने ये पॉइंट। An equivalent of a structural gene, बेटा स्ट्रक्चरल जीन ही को तो हम कहते थे सिस्ट्रॉन, जो फाइनली कोड करते हैं किसी के लिए ट्रांसक्रिप्शन, याद है? सिस्ट्रॉन वर्ड हमने वहां पे पढ़ा था, उसको याद नहीं होगा, इसने रिवाइज नहीं किया, चलो कोई ना, गुड, ऑलराइट।